तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे 1937 के उस दिलचस्प दौर में चलते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद भारतीय राष्ट्रवादियों के सामने एक बहुत बड़ी दुविधा खड़ी हो गई थी। सवाल यह था कि औपनिवेशिक व्यवस्था का हिस्सा बनकर बदलाव लाया जाए या फिर पूरी तरह से बाहर रहकर अपना संघर्ष जारी रखा जाए। सत्ता या संघर्ष का ये वैचारिक द्वंद्व इतिहास के सबसे रोचक मोड़ों में से एक है। तो आइए इस पूरी गुत्थी को सुलझाते हैं। आज हम इस पूरी घटना को कुछ अहम हिस्सों में बांटकर समझेंगे। सबसे पहले सत्ता या संघर्ष की उस तीखी बहस को देखेंगे। फिर बात करेंगे गांधी जी के उस रणनीतिक फैसले की जिसने दिशा बदल दी। उसके बाद चुनावों के नतीजे, मंत्रालयों द्वारा किए गए ऐतिहासिक काम और कृषि व समाज कल्याण के सुधारों पर गौर करेंगे। और अंत में देखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के साये में यह सब एक सामूहिक इस्तीफे के साथ कैसे खत्म हुआ। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले खंड से, सत्ता या संघर्ष की बहस, यानी 1937 का वो अनोखा विरोधाभास। देखिए, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को तो कांग्रेस ने सिरे से खारिज कर दिया था। इस पर कोई दो राय नहीं थी कि यह औपनिवेशिक ढांचा किसी को मंजूर नहीं है। लेकिन असली पेच कहीं और फंसा था। उस समय जमीन पर कोई बड़ा जन आंदोलन नहीं चल रहा था। तो अब आगे क्या किया जाए? यहीं से कांग्रेस के भीतर दूसरे चरण की बहस शुरू हुई। एक गुट का मानना था कि व्यवस्था का पूरी तरह बहिष्कार करो, जबकि दूसरे का कहना था कि सिस्टम के अंदर जाकर उसे भीतर से ही खोखला कर दो। और ये राय पूरी तरह से बंटी हुई थी। एक तरफ जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और वामपंथी सोच वाले नेता थे। उनका स्टैंड बिल्कुल क्लियर था, पूर्ण बहिष्कार। उनका मानना था कि अगर हम पद स्वीकार करते हैं तो ये साम्राज्यवाद के साथ समझौता करने जैसा होगा और इससे हमारा संघर्ष कमजोर पड़ जाएगा। वहीं दूसरी तरफ प्रो ऑफिस गुट था। उनका तर्क बड़ा ही व्यवहारिक था। वो मानते थे कि जब कोई आंदोलन नहीं चल रहा तो विधायिका में घुसकर अल्पकालिक रणनीतिक काम किए जा सकते हैं। उनके हिसाब से यह समाजवाद से पीछे हटना नहीं बल्कि एक कूटनीति थी। अब बढ़ते हैं दूसरे खंड की ओर, जहां इस पूरी बहस में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। बात करते हैं गांधी जी के रणनीतिक निर्णय की। शुरुआत में महात्मा गांधी पद स्वीकार करने के सख्त खिलाफ थे, लेकिन काफी सोच विचार के बाद उन्होंने प्रांतीय मंत्रालयों के इस प्रयोग को अपनी हरी झंडी दे दी। पर उन्होंने एक बहुत ही गहरी बात कही। उन्होंने इन पदों को कांटों का ताज बताया। उनकी साफ हिदायत थी कि इन पदों को बहुत ही हल्के ढंग से धारण किया जाए, न कि इन पर पकड़ मजबूत की जाए। मतलब ये कोई सत्ता का सुख भोगने की जगह नहीं थी, बल्कि राष्ट्र निर्माण का एक बहुत बड़ा और जोखिम भरा काम था। दरअसल ये पूरा 28 महीने का शासन स्वशासन का एक बड़ा प्रयोग था। ब्रिटिश सरकार अक्सर कहती थी कि भारतीय खुद अपना राजकाज नहीं चला सकते। तो ये साबित करने का एक बेहतरीन मौका था कि तमाम वित्तीय और ढांचागत पाबंदियों के बावजूद भारतीय स्वतंत्र और प्रभावी ढंग से प्रशासन चला सकते हैं। अगर ये सफल होता तो पूर्ण स्वराज्य के दावे को एक बहुत मजबूत आधार मिल जाता। तो अब आता है हमारा तीसरा खंड। रणनीति तो बन गई, लेकिन जनता का क्या मूड था? आइए देखते हैं 1937 के चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए, क्योंकि ये वाकई हैरान करने वाले हैं। घोषणा पत्र में साफ कहा गया था कि 1935 के एक्ट को खारिज किया जाएगा और बुनियादी सुधार किए जाएंगे। जब नतीजे आए तो 11 प्रांतों की कुल 1585 सीटों में से 1161 सीटों पर चुनाव लड़ा गया और 716 सीटों पर बम्पर जीत हासिल हुई। ये कोई मामूली जीत नहीं थी, ये एक स्पष्ट और विशाल जनादेश था। जनता ने बता दिया था कि वो किसके साथ खड़ी है। इस शानदार जीत के बाद सत्ता का दायरा भी काफी बढ़ गया। शुरुआत में बॉम्बे, मद्रास, मध्य प्रांत, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत और बिहार में सरकारें बनी और देखते ही देखते बाद में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत यानी NWFP और असम में भी मंत्रालयों का विस्तार हो गया। उपमहाद्वीप के एक बहुत बड़े हिस्से पर अब ये 28 महीने का स्वशासन का प्रयोग आधिकारिक रूप से शुरू हो चुका था। अब आते हैं चौथे खंड पर। सरकार तो बन गई, पर काम क्या हुआ? आइए देखते हैं मंत्रालयों के ऐतिहासिक जनकार्य और कैसे उन्होंने दमनकारी नीतियों को खत्म किया। सत्ता में आते ही सबसे पहला और बड़ा प्रहार नागरिक अधिकारों के दमन पर किया गया। अंग्रेजों के बनाए आपातकालीन कानूनों को तुरंत निरस्त कर दिया गया। प्रेस और हिंदुस्तान सेवा दल जैसे संगठनों पर लगे बैन हटा दिए गए। यहां तक कि CID, जो राजनीतिक नेताओं की जासूसी करती थी, उस पर भी रोक लगा दी गई। राजनीतिक बंदियों को जेल से आजाद किया गया और सविनय अवज्ञा आंदोलन में जिन लोगों की जमीनें या पेंशन जब्त हुई थीं, वो उन्हें पूरे सम्मान के साथ वापस लौटा दी गईं।
जाहिर है औपनिवेशिक ढांचे के अंदर काम करने की बहुत सी सीमाएं थीं। फिर भी प्रेस को आज़ाद करना और बंदियों को रिहा करना इस बात का पक्का सबूत था कि अगर सही नीयत हो तो राज्य की सत्ता का इस्तेमाल सीधे तौर पर जनता की भलाई और उन्हें आज़ादी का एहसास दिलाने के लिए किया जा सकता था। वो कांटों का ताज वाकई में अपना काम कर रहा था। चलिए अब 5वें खंड की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं उनके सुधार एजेंडे की, विशेषकर कृषि और समाज कल्याण के मोर्चे पर। भारत हमेशा से गांवों का देश रहा है, इसलिए कृषि सुधार सबसे ऊपर था और इसके लिए एक बहुत ही व्यवस्थित तरीका अपनाया गया। सबसे पहले भारी कर्ज में डूबे किसानों को राहत देने के लिए कानून लाए गए। दूसरा कदम था कानूनी तौर पर लगान यानी रेंट में कटौती करना, और तीसरा जमीन पर काश्तकारों के अधिकारों को सुरक्षित करना। कोशिश यही थी कि ग्रामीण भारत को उस शोषण से बाहर निकाला जाए जो सदियों से चला आ रहा था। और सिर्फ खेती ही नहीं, समाज को भीतर से बदलने की भी पुरजोर कोशिश हुई। हरिजनों के लिए मंदिरों के दरवाजे खोले गए और उनके लिए स्कॉलरशिप्स की व्यवस्था की गई। बुनियादी शिक्षा के लिए मशहूर वर्धा योजना लागू की गई। सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। खादी को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी दी गई और कुछ चुनिंदा इलाकों में शराबबंदी भी लागू की गई। ये एक नए और आधुनिक समाज की नींव रखने जैसा था। लेकिन इतिहास को हमेशा दोनों पहलू देखने चाहिए। एक तरफ नागरिक आज़ादी, शिक्षा और कर्ज माफी जैसी जबरदस्त कामयाबियां थीं, पर दूसरी तरफ बहुत बड़ी ढांचागत मजबूरियां भी थीं। पैसे की भारी कमी थी। जमींदारों के साथ कुछ हद तक समझौता करना भी एक राजनीतिक मजबूरी बन गई थी। और सबसे बड़ी रुकावट तो यही थी कि असली वीटो पावर अभी भी ब्रिटिश गवर्नरों के ही हाथ में थी। इसीलिए जितना बड़ा बदलाव सोचा गया था, जमीन पर उसे पूरी तरह उतारना संभव नहीं हो सका। अब हम अपने अंतिम खंड पर आ गए हैं, सामूहिक इस्तीफा और उसके परिणाम। 28 महीने का ये सफर अपने नाटकीय अंत तक कैसे पहुंचा? घरेलू राजनीति तो चल ही रही थी कि अचानक वैश्विक हालात बिगड़ने लगे। 1938 में मुस्लिम लीग ने पीरपुर समिति का गठन किया, लेकिन कहानी का असली क्लाइमैक्स आया सितंबर 1939 में, जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। ब्रिटिश सरकार ने बिना किसी भी भारतीय नेता से सलाह लिए एक तरफा फैसला सुना दिया कि भारत भी इस युद्ध में शामिल है। ये एक बहुत बड़ा धोखा था और इसी तानाशाही के विरोध में अक्टूबर 1939 में सभी कांग्रेसी मंत्रालयों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। जब ये 28 महीने का शासन खत्म हुआ तो वो अपने पीछे कई जटिल सवाल और चुनौतियां छोड़ गया। एक तरफ फैक्ट्रियों में मजदूरों का असंतोष और औद्योगिक अशांति बढ़ रही थी, तो दूसरी तरफ पीरपुर समिति ने धार्मिक भेदभाव के गंभीर आरोप लगाए थे। घरेलू स्तर पर तनाव था और अब सिर पर विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा था। इन मंत्रालयों का जाना भारतीय इतिहास का एक बहुत ही नाजुक मोड़ साबित हुआ। तो इस पूरे घटनाक्रम को समझने के बाद अब एक बड़ा और गहरा सवाल उठता है, जिस पर हमें जरूर सोचना चाहिए। क्या 28 महीने का ये छोटा सा शासन वाकई इस बात का पक्का प्रमाण था कि भारतीय अपना देश खुद चला सकते हैं, या फिर यह महज एक औपनिवेशिक ढांचे के भीतर बुना गया एक भ्रम था जिसमें आजादी सिर्फ एक दिखावा थी? 1947 का यही वैचारिक द्वंद्व इसे इतिहास का इतना महत्वपूर्ण अध्याय बनाता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।